हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे, है ना? चलो जी, तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा चल रहा है? हम लोग कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर की। बीएड फर्स्ट ईयर के पहले पेपर को, पेपर भी अपना पहला ही है, ठीक है ना? पेपर कौन सा है? अपना पहला बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर 1 है ना, उसकी यूनिट 1 कर रहे हैं। उसकी यूनिट 1 हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हमने क्या कर लिया, अभी तक इसके हमारे 3 लेक्चर हुए हैं और आज हमारा ये कौन सा है? ये चौथा लेक्चर है। आज का हमारा ये चौथा लेक्चर है। 1-2 लेक्चर और होंगे, उसके बाद आपकी जो ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी कर लेंगे। हर एक यूनिट में से बच्चों आप ये मान के चलिए कि 4-5 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। 4 आपकी यूनिट है और हमने मान लो प्रश्न कर लिए 20, 5-5 अगर मान के चलते हैं तो हमने 20 प्रश्न कर लिए। तो आपके एग्जाम में कितने आएंगे? आपके एग्जाम में तो आपको कितने करने हैं? 8 ही तो करने हैं। एग्जाम में आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे, नहीं सॉरी 5, सॉरी एग्जाम में आपको 5 ही क्वेश्चन करने होंगे। तो 20 में से 5 क्वेश्चन तो बल्ले बल्ले हैं, आराम से कर लोगे आप लोग कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो कौन सा होगा? आज का टॉपिक करेंगे एरिक एरिक्सन जी का। आज का टॉपिक किसका होगा? एरिक एरिक्सन जी का। पूरा नाम है इनका एरिक एरिक्सन। इन्होंने एक मनोविज्ञान के अंदर सिद्धांत दिया जिसको मनोसामाजिक, जिसका नाम क्या है? मनोसामाजिक विकासात्मक सिद्धांत। क्या दिया इन्होंने? मनोसामाजिक विकासात्मक सिद्धांत इन्होंने शिक्षा जगत के अंदर मनोविज्ञान को दिया वे। तो इस सिद्धांत को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना? फिर देखिए, एरिक्सन जी ने क्या किया था? इन्होंने संपूर्ण मानव जीवन को, इन्होंने जितना भी संपूर्ण मानव जीवन है ना, इसको 8 भागों में बांटा था। भी कितने भागों में? 8 भागों में इन्होंने बांटा था। आप यूं कह सकते हो कि इन्होंने मानव की जन्म से लेकर सॉरी जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का इन्होंने क्या किया था? वर्णन किया था। इन्होंने जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का वर्णन किया। आज तक जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं ना बच्चों, उन सब ने केवल और केवल किसका? शैशवावस्था से लेकर जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, चाहे वो फ्रायड हो या जीन प्याजे हो या फिर कोई और भी, उन सब ने शैशवावस्था से लेकर केवल किशोरावस्था तक का ही वर्णन किया है। शैशवावस्था से लेकर केवल किशोरावस्था तक का ही वर्णन है। कोई भी मनोवैज्ञानिक किशोरावस्था से आगे किसी ने भी वर्णन नहीं किया। लेकिन अकेले मनोविज्ञान के अंदर अकेले एरिक्सन जी ऐसे हैं जिन्होंने मानव के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक का वर्णन किया है। अकेले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मानव के पूरे जीवन का वर्णन किया है। इन्होंने हर एक उम्र को एक अवस्था के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। जितनी भी हमारी उम्र है उसको एक अवस्था के अंतर्गत लाने का इन्होंने प्रयत्न किया। तो अपने इस सिद्धांत में ये मानव जीवन की 8 अवस्था के बारे में बताएंगे। 8 अवस्था के बारे में बताते हैं और इन 8 अवस्था को इन्होंने 8 आयु समूह का भी नाम दिया। इन 8 अवस्थाओं को इन्होंने 8 आयु समूह का भी नाम दिया, ठीक है? फिर इन्होंने ये सिद्धांत दिया किसमें? इन्होंने ये सिद्धांत दिया किसमें? 1950 के अंदर इनकी एक किताब आई थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था बाल्यकाल और समाज।
इनकी एक किताब आई थी बाल्यकाल और समाज। इसमें इस किताब में इनका एक अध्याय था क्या कि मानव की 8 आयु। अध्याय का नाम क्या था? मानव की 8 आयु, ये इनके अध्याय का नाम था भाई, जिसमें इन्होंने 8 भागों में बांटकर उसके बारे में बताने का प्रयास किया। आगे इनकी और भी किताबें आई जिनके अंदर इन्होंने इस सिद्धांत को लगातार सुधारा। ये नहीं कि एक बार दे दिया राम राज्य सुख चैन, उसके बाद लगातार इस सिद्धांत को इन्होंने सुधारा, उसमें गलतियां निकाली और जो और भी अधिक इसके अंदर विशेषता इन्होंने बताई। लेकिन इनकी शुरुआती किताब कौन सी होगी? 1950 में बाल्यकाल और समाज नामक जो इनकी बुक थी, इनमें मानव की 8 आयु, ये क्या था? अध्याय था। ये क्या था? इनका अध्याय था। अच्छा जी, फिर आगे देखिए, ये क्या करते हैं, ये प्रत्येक अवस्था में, जैसे मान लो इन्होंने एक अवस्था ले ली 1 से 3 साल की, प्रत्येक अवस्था के अंदर एक तो ये धनात्मक पक्ष को लेकर चलते हैं। एक तो कौन से पक्ष को लेकर चले? ये धनात्मक को, ठीक है। और प्रत्येक अवस्था के अंदर एक ऋणात्मक पक्ष भी इन्होंने लिया। एक तो धनात्मक और एक इन्होंने लिया ऋणात्मक। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों पक्षों को साथ में लेकर चले हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि कई बार व्यक्ति पॉजिटिव होता है, कई बार नेगेटिव होता है, लेकिन जब इन दोनों के बीच में मानव संतुलन नहीं कर पाता, यानी कि असंतुलन की स्थिति आ जाती है, तो एक विशेष प्रकार की संक्रांति मानव में उत्पन्न होती है। संक्रांति का मतलब क्या है? दोष। आया समझ में? कि देखो कई बार क्या होता है, मानव पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर संतुलन नहीं बना पाता, बैलेंस नहीं बना पाता, वो डावाडोल हो जाता है, उसका मन भ्रमित हो जाता है, तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार की संक्रांति यानी कि दोष उत्पन्न होता है। लेकिन कई बार व्यक्ति अपने मन से इस दोष पर विजय भी पा लेता है, और जब विजय पा लेता है तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार की मनोशारीरिक शक्ति भी उत्पन्न होती है। उसके अंदर एक विशेष प्रकार की शारीरिक शक्ति भी उत्पन्न होती है, ठीक है। और जब ये जो मनोशारीरिक शक्ति है ना, इसी के बल पर वो जीवन में आगे बढ़ता है। देखो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं, रिपीट कर दूं, ताकि आप इसके अंदर पजल ना हो कि ये क्या है, मैडम क्या बता रहे हैं। एरिक्सन जी जो हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी 1950 में। किताब का क्या नाम था? बाल्यकाल और समाज। इस किताब के अंदर इन्होंने पूरे मानव जीवन को 8 भागों में बांटा था। पूरे मानव जीवन को किस में बांटा? 8 भागों में। अकेले ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो पूरे जीवन का वर्णन कर रहे हैं, बाकी किसी भी मनोवैज्ञानिक ने पूरे जीवन का वर्णन आज तक नहीं किया। सभी ने किशोरावस्था तक का ही वर्णन किया है। फिर इन्होंने पूरे मानव जीवन को 8 भागों में बांटा, और इन्होंने इन 8 भागों को 8 आयु समूह का नाम दिया, ठीक है। तो इनकी जो किताब है, इसके अंदर अध्याय है जिसका नाम है मानव की 8 आयु। इसमें प्रत्येक आयु में, प्रत्येक अवस्था में ये एक तो पॉजिटिव बात लेकर चल रहे हैं और एक नेगेटिव, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। इन दोनों के बीच में कई बार व्यक्ति संतुलन नहीं कर पाता, असंतुलन हो जाता है, बैलेंस नहीं कर पाता, तो व्यक्ति के अंदर दोष का भाव आ जाता है, जिसको इन्होंने नाम किसका दिया? संक्रांति का। किसका नाम दिया? संक्रांति का। लेकिन जब व्यक्ति अपनी मतलब मानसिक ताकत से इस दोष के ऊपर विजय पा लेता है, तो फिर क्या होता है? जब इस दोष पर विजय पा ली तो उसके अंदर एक शक्ति भी उत्पन्न होती है। आपको अब चाहे ये बात अभी एक बार थोड़ा सा कम पल्ले पड़े, लेकिन जैसे हम इसकी 8 आयु करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ओके, फिर देखिए, अब हम बात करते हैं, अच्छी तरह से आप समझिए इस बात को, कि थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक एरिक्सन जिसके प्रवर्तक है, वैसे तो मैंने आपको करवा ही दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और अच्छी तरह बता दूं। एरिक्सन को नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक
माने जाते हैं। इरिक्सन जो है इनको नव फ्राइडवादी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फ्राइड जो है ना, फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, इनके विचारों को नए ढंग से प्रस्तुत किया। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने, सिगमंड फ्राइड जो मनोविज्ञान के अंदर बड़ा फेमस जाना माना नाम है, इन्होंने इनके विचारों को नए ढंग से प्रस्तुत किया, इसलिए इनको नव फ्राइडवादी भी बोला जाता है। ठीक है, और वे फ्राइड के सिद्धांत का काफी सीमा तक समर्थन भी करते हैं। फ्राइड के सिद्धांतों को इन्होंने मोल्ड कर दिया, बढ़ा दिया, उसका विकास भी कर दिया, और बहुत सी बातों को फ्राइड को ये समर्थन भी करते हैं, सिगमंड फ्राइड जी, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर देखो, लेकिन इन्होंने फ्राइड की तरह कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना। कामुकता क्या होती है? काम भावना। जो फ्राइड है ना, वो ये मानते हैं कि मानव के जीवन में काम भावना का विशेष महत्व है। अगर काम भावना की पूर्ति होती है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व संतुलित रहता है। अगर काम भावना की पूर्ति नहीं होती तो उसका जो पर्सनैलिटी है ना, जो व्यक्तित्व है, वो असंतुलित हो जाता है। वो, लेकिन ये जो इरिक्सन जी है ना, ये इतना नहीं महत्वपूर्ण मानते। इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, इमोशनल और कल्चरल या सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है। समन्वित माना इकट्ठा, समन्वित का मतलब क्या होता है? इकट्ठा किया गया है। अतः इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भाई? मनोसामाजिक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, हुआ क्लियर? इसको मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है। एक मिनट भाई, इसको इरेज कर दे थोड़ा। हाँ जी, अब देखिए इसके बाद हाँ जी, तो देखिए इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा है। क्या कहा है? जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा है। इरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध कृति, क्या नाम था? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। अब अपने प्रसिद्ध कृति थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, यानी कि बाल्यकाल और समाज। वैसे ये 1950 में लिखी गई थी। 1900 कब लिखी गई थी? ये 1950 में लिखी गई थी। अरे ये इतना मोटा कैसे आ रहा है? वैसे ये कब लिखी गई थी? 1950 के अंदर, लेकिन इन्होंने 1963 में फिर निकाली इसी का संशोधन कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं है, बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी है। ठीक है ना। अगर आप यहाँ 1950 भी लिख दोगे ना तो आपका गलत नहीं होगा, अभी 1950 लिख देना कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी नहीं है, बल्कि वह सामाजिक प्राणी भी है। भाई ये तो हमें पता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। इरिक्सन ने इस सिद्धांत को पूरे जीवन अवधि को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा। फिर इनके सिद्धांत को पश्चात सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके इस सिद्धांत को पश्चात सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि इनके सिद्धांत में एक के बाद एक मानव की नई अवस्था का वर्णन होगा, एक के बाद एक अगली अवस्था का वर्णन होगा, इसलिए इस सिद्धांत को पश्चात सिद्धांत भी कहा जाता है। तो देखिए ये कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। पहली बात क्या कहते हैं? पहली अवस्था कौन सी है इनकी? विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, तो जो कब से कब तक होती है, आप इसको इंग्लिश में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट भी बोल सकते हैं। ये जन्म से 18 माह यानी कि 1.5 साल तक होती है। जन्म से 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक होती है। देखो कई किताबों में थोड़ा आगे पीछे भी दे देते हैं, कई किताबों में 1 से 2 दे रखी है। इन बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। कहीं आप कोई दूसरा नोट्स ले रहे हो और आप सोचो कि मैडम ने तो 1.5 साल बताया था, तो ये अलग अलग किताबों में किसी में 1.5 दिया हुआ है, किसी में 2 दिया हुआ है। ये छोटी मोटी मिस्टेक है, लेकिन इनसे आपके क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब लगभग इन्होंने मान लिया इतना। ठीक है, तो 1.5 वर्ष बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है। देखो ये कहता है विश्वास बनाम अविश्वास। जब माता पिता अपने बच्चे को बड़े प्यार से पालते हैं ना, लाड प्यार से, तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस भर जाता है, एक विश्वास है ना, ट्रस्ट की भावना होती है बच्चे के अंदर।
लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से नहीं होता, माँ बाप मजबूर होते हैं या कई कारण हो सकते हैं, जिसके माँ नहीं हो या पिता ना हो, है ना, कई कारण हो सकते हैं। जब बच्चा जो है वो प्यार से नहीं पलता, तो बच्चा जो है ना वो अजनबियों से डरने लगता है। एक अविश्वास यानी कि मिसट्रस्ट की भावना है ना, वो बच्चे के अंदर आ जाती है। बच्चा हर कोई नई वस्तु को देखकर डरेगा, अजनबियों से डरेगा, नई कोई माहौल होगा उससे डरेगा और जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देगा। ये भावना कब होती है, जब बच्चे का जो लालन पालन है ना वो ढंग से ना किया हो। जब बच्चे का जो लालन पालन है वो ढंग से ना किया हो, तो बच्चे के अंदर इस प्रकार की एक भावना का विकास, अविश्वास की भावना का विकास भी हो जाता है। जब बच्चा किसी पर भी यानी कि किसी दूसरे पर बच्चा विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता, जब बच्चा किसी दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, तो बच्चे के अंदर इस प्रकार की भावना जो है वो आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन जब बच्चा विश्वास बनाम अविश्वास का, लेकिन जब बच्चा इसका जो विश्वास का भाव पैदा होता है, देखो ये बोल रहा है कि जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते चिल्लाते छोड़ जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होती है मजबूरी कई बार क्या होती है मजबूरी, तो फिर जब वो लालन पालन ढंग से नहीं होता, तो उनमें अविश्वास की भावना क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। उनके अंदर अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है बच्चों के अंदर, ठीक है। फिर जब बच्चे विश्वास और अविश्वास का सफलतापूर्वक समाधान नहीं करते, जब बच्चे विश्वास और अविश्वास इन दोनों के अंदर जब बच्चा क्या नहीं कर पाता, बैलेंस नहीं कर पाता, जब बच्चा उसके अंदर बैलेंस नहीं कर पाता, तो फिर बच्चे के अंदर एक संक्रांति पैदा होती है, ठीक है ना। बच्चे के अंदर एक मिनट, एक संक्रांति, एक दोष उत्पन्न होता है जब बच्चा दूसरों से क्या करता है, डरता है, ठीक है ना। जहां पर बच्चा दूसरों से डरता है, अविश्वास की भावना होती है, लेकिन जब बच्चा इसका सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तो बच्चे के अंदर विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति, आशा का संचार होता है। आशा माना होप, आशा का मतलब क्या होता है, होप, यानी कि बच्चा आने वाले जीवन के बारे में होप करता है, आशा करता है कि आगे मेरे साथ क्या होगा, अच्छा ही होगा, मेरे साथ बुरा नहीं होगा। उसके बाद दूसरी अवस्था है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता तथा शक, जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है। ये 1.5 से 3 वर्ष तक होती है। ये कब से कब तक होती है, ये 1.5 से 3 वर्ष तक होती है। तो बच्चा इस आयु के अंदर 1.5 से 3 वर्ष का बच्चा हर काम को करने के लिए स्वतंत्रता चाहता है। जैसे माता पिता सोचते हैं कि बच्चा ज़्यादा छोटा है, तो ज़्यादा छोटा होने की वजह से बच्चा इस काम को नहीं कर पाएगा, और बच्चा हर काम की पहल करता है। हर काम का मतलब बच्चा कहता है कि मैं खाना अपने हाथों से खाऊंगा, जो कपड़ा है ना, जो मेरी जो शर्ट है या टी शर्ट है वो मैं खुद पहनूंगा, मेरी जुराब मुझको खुद पहनने दो। और 1.5 से 3 साल का बच्चा तो यही काम करेगा, और इससे ज्यादा वो कौन सा काम कर देगा, है ना। बच्चा सोचता है कि पानी का गिलास मेरी मम्मी ना पिलाए, मैं खुद मेरे हाथ में दे दे और मैं उसको पीऊं। लेकिन माता पिता सोचते हैं कि बच्चा ज्यादा छोटा है, ये काम नहीं कर पाएगा, तो वो उसको वो काम नहीं करने देते। जब नहीं करने देते तो बच्चों में लज्जाशीलता का गुण, जो अवगुण है वो उत्पन्न हो जाता है। देखो आप कहोगे क्या मैडम बच्चे को हर एक काम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाए, इसका मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आप बच्चे को ऐसी स्वतंत्रता दो जिसके अंदर बच्चा कुछ भी तोड़े, कुछ भी फोड़े, कुछ भी करे, आपको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन माता पिता अपनी देख रेख में, यानी कि वो उस बच्चे को देखते हुए उससे छोटे मोटे काम घर के करवा सकते हैं। घर के काम कैसे करेगा कि आप इस चीज को उस टेबल पर रख दो, है ना, अपने कपड़ों को वहां अलमीरा के पास रख के आओ, तो बच्चा ये छोटे छोटे काम करके खुश होगा, क्योंकि वो चाहता है कि देखो जब 0 से 1.5 साल का जो बच्चा होता है ना, वो केवल अपनी माँ पर डिपेंड होता है। लेकिन 1.5 साल के बाद बच्चा कुछ स्वतंत्रता चाहता है, और अगर हम बच्चे को वो स्वतंत्रता ना दें तो बच्चे के अंदर लज्जाशीलता या शक का मतलब डाउट, बच्चे को एक डाउट हो जाता है कि मैं कुछ कर भी सकता हूं या नहीं।
मतलब मेरे मम्मी पापा मुझे किसी लायक नहीं समझते, ये ऐसा मेरे साथ व्यवहार क्यों हो रहा है। तो देखो इस अवस्था में अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना, ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहते, स्वतंत्र होकर काम करना चाहते हैं। फिर सख्त जो माता पिता होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन वाले, वो नहीं डांटते रहते हैं और उसकी क्षमता पर शक करते हैं, तो बच्चे के अंदर क्या भाव होता है, लज्जा का बच्चा अनुभव करता है। यानी कि बच्चे के अंदर एक जो लज्जा का, डाउट का जो भाव है ना, वो बच्चे के अंदर पैदा हो जाता है। ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर जब बच्चे के अंदर इस तरह की बात हो जाए तो बच्चा शक्तिहीनता, बच्चे के अंदर एक दोष आ जाता है या संक्रांति आ जाती है। और वो कौन सी शक्तिहीनता, ठीक है ना, बच्चा शक्तिहीनता को करता है। लेकिन इन दोनों पर जब सफलतापूर्वक समाधान कर ले तो एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति बालक के अंदर उत्पन्न होती है। एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति बालक के अंदर उत्पन्न होती है, जिसको इच्छा शक्ति कहा जाता है, जिसको कहा जाता है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का मतलब बच्चे के अंदर कोई काम करने के लिए इच्छा होती है और उसके अंदर पावर महसूस करता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। देखो इससे पहले वाले में, यानी कि 0 से 1.5 साल तक का जो बच्चा है, वो जब दोनों में संतुलन कर लेता है तो आशा का संचार होता है। और इस दूसरी अवस्था के अंदर कौन सी इच्छा शक्ति की भावना, विल पावर की भावना बच्चे के अंदर जन्म लेती है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर देखिए, पहल शक्ति बनाम दोषिता या दोषित, जिसको हम इंट्यूटिव वर्सेस गिल्ट कहते हैं। इंट्यूटिव वर्सेस गिल्ट कहते हैं। 3 से 5 वर्ष तक का बच्चा होता है, ठीक है ना, 3 से 5 वर्ष का बच्चा होता है। तो पहल शक्ति का क्या मतलब है? पहल शक्ति का मतलब है कि बच्चे के अंदर हर काम करने के लिए बच्चा पहल करता है। 3 से 5 साल का बच्चा, अगर आप कुछ भी काम करोगे ना तो बच्चा कहेगा मुझे करने दो। देखते हो ना आप छोटे बच्चों को, जैसे छोटी छोटी गुड़ियां होती हैं, मम्मी रोटी बनाती है, वो कहेगी मुझे बेलन दो, मैं बनाऊंगी 1-2 रोटी, है ना। और अगर कोई पापा कोई काम करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हमें करने दो, हम भी करेंगे। जैसे बच्चे के पापा गाड़ी धो रहे हैं या बाइक धो रहे हैं तो बच्चा कहेगा पाइप मेरे हाथ में पकड़ा दो, मैं ही धो दूंगा, है ना। अब छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं हर एक काम को। मम्मी कपड़े धो रही है तो बच्चा कहेगा नहीं मेरे को इसमें से धोने दो, मेरे को टब में से कपड़े निकालने दो, मेरे को ऐसा करने दो। मतलब हर काम की बच्चा पहल करता है, 3 से 5 साल का बच्चा। ठीक है। तो ये जब पहल करता है, माता पिता उसको ऐसा ना करने दे। मतलब जब भी वो कोई काम करता है तो उसमें दोष निकालें, उसको डांटे फटकारें कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम नहीं कर सकते, ये इसको थप्पड़ थप्पड़ मार दे, डांट लगा दे, उसको पीट दे। तो बच्चे के अंदर एक दोषिता का भाव, दोष का भाव उत्पन्न हो जाता है। बच्चे के अंदर एक गिल्ट फील होती है। बच्चा सोचता है कि भाई मेरे माता पिता ऐसा ऐसे क्यों हैं, वो मुझे प्यार नहीं करते, मैं कोई भी चाहे काम करूं उनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो बच्चे के अंदर एक जो दोष का भाव है ना, वो बच्चे के अंदर पैदा हो जाता है। यानी कि बच्चा क्या करता है, बच्चा ये सोचता है कि मेरे माता पिता जो है वो मुझे भी बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। लेकिन जब इन दोनों के ऊपर एक विजय प्राप्त कर लेता है तो एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है। मनोसामाजिक शक्ति, एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य, जिसको क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। यानी कि बच्चा अपने जीवन में फिर उद्देश्यों का निर्माण करता है। कहते हैं ना कि जो छोटा बच्चा है ना, उसको संस्कार, उसका व्यक्तित्व, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो 5 वर्ष तक बनाई जाती है। अब कई बच्चे दब्बू किस्म के होते हैं कि वो दूसरों के सामने खुलकर नहीं बोल सकते, डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं, अजनबियों से नहीं मिलेंगे, उनके साथ बात नहीं करेंगे खुलकर पूरा जीवन। वो तो बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, पूरा जीवन दब्बू किस्म के होते हैं ना। तो वो उनका दोष माता पिता का होता है, वो बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देते। कुछ बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो बड़े होते हैं वो बदतमीज होते हैं, उनको बोलने की तमीज ही नहीं होती, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, वैसे बक बक करते रहते हैं सारा दिन, ना छोटों को कोई शर्म है ना बड़ों की है। तो वो किसका दोष होता है, वो माता पिता का। क्योंकि जब संस्कार देने का समय था ना, जब उसको उचित रोकने का समय था, तब तो रोका नहीं, और अब वो बच्चा खराब हो चुका है, बिगड़ चुका है। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्या उद्देश्य है, पहले क्या थी आशा, फिर इच्छा शक्ति, और अब क्या है, उद्देश्य। उसके बाद अगला हमारा है परिश्रम बनाम हीनता। अगला हमारा कौन सा है,
परिश्रम बनाम हीनता। ये क्या है कि ये होता है 6 से 12 साल का बच्चा। जब बच्चा परिश्रमी होता है, परिश्रमी क्यों होगा, बच्चा स्कूल में जाता है 6 साल का बच्चा, ठीक है, और बच्चा स्कूल के अंदर हर कार्य को, कोई भी सांस्कृतिक कार्य हो, कोई कंपटीशन हो, है ना, दौड़ का कोई हो, खेलने का हो, तो हर काम में बच्चा परिश्रमी बनना चाहता है। बच्चा चाहता है कि मैं इतना परिश्रम करूं, इतना काम करूं, है ना, कि सभी मेरी प्रेज करें, प्रशंसा करें। घर में भी बच्चा कभी कॉपी के जिल चढ़ाएगा, कभी अपनी जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसको धोएगा, कभी जूतों को पॉलिश करेगा, कभी कुछ करेगा। यानी कि बच्चा 6 से 12 साल का जो बच्चा होता है ना, वो परिश्रमी होता है, वो मेहनती होता है। और इसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूतियां मिलती है तो फिर वो क्या करते हैं, परिश्रम की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जब स्कूल में जाने वाली चुनौतियों से असफलता मिलती है, मान लो उसके किए हुए काम की कोई तारीफ ही ना करे, चाहे टीचर हो या माता पिता हो, जैसे उसने कोई ड्राइंग बना दी तो टीचर भी ये कहे ये क्या बना दिया, आगे से ऐसे मत बनाना, या माता पिता कहे अरे क्यों रंगों का नाश कर रहे हो, ये है वो है, उसको डांट लगा दी, थप्पड़ थप्पड़ मार दिया कि तुमने वैसे पेज खराब किए जा रहे हो, तो बच्चे के अंदर एक हीनता का भाव उत्पन्न होता है। बच्चे के अंदर भाव कौन सा उत्पन्न होता है, हीनता का। यानी कि बच्चा समझता है कि भाई मेरे द्वारा परिश्रम करके बनाई हुई ड्राइंग है या कोई भी मॉडल है या कोई भी चित्र है, वो कभी किसी को पसंद ही नहीं आता। यानी कि इसका मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ना टीचर्स को ना मेरे मम्मी पापा को। तो उसके अंदर हीनता का जो भाव है, ठीक है ना, इनफीरियोरिटी की जो भावना है, हीनता का भाव पैदा हो जाता है। लेकिन जब इन दोनों के ऊपर विशेष प्रकार का बैलेंस कर ले तो उसके अंदर सामर्थ्यता, उसके अंदर सामर्थ्यता का भाव पैदा होता है। सामर्थ्यता, सामर्थ्यता माना कैपेसिटी। अगर वो माता पिता उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, आगे इससे भी अच्छा बनाना, तो उसको अपनी कैपेसिटी पर भरोसा हो जाएगा। वो खुद को समर्थ समझेगा, वो समझेगा कि ये काम तो मैं कर सकता हूँ, ये तो आसान ही है ना, तो वो खुद को समर्थ समझेगा। लेकिन अगर उसको ऐसा नहीं करने दिया तो बच्चे के अंदर हमेशा के लिए हीनता की भावना घर कर जाएगी। ना बच्चा कोई चित्र बनाएगा, ना मॉडल बनाएगा, ना चार्ट बनाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला है हमारा अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, ये 12 से 18 वर्ष तक का बालक होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग किशोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, किशोर। ये किशोर बच्चा होता है जो कि अहम पहचान का मतलब आइडेंटिटी। जो किशोर होगा ना, समाज के अंदर हमेशा अपनी पहचान बनाने का प्रयत्न करेगा। वो ये चाहेगा कि समाज के अंदर मैं भी कुछ हूं। लेकिन अगर माता पिता ऐसा व्यवहार करे कि जब वो माता पिता के साथ बैठ गया कोई बात करने के लिए, 12 से 18 साल का बच्चा, और माँ बाप ये कहे कि तुम छोटे हो, हम बड़ों के बीच में क्यों बैठे हो, खड़े हो जाओ, और तुम्हारे ये बीच बीच में जो सलाह दे रहे हो ना, हमें जरूरत नहीं है इसकी, जाओ तुम अपने बाहर जाओ। और जब वो छोटों में बैठता है तो छोटे उसको क्या बोलते हैं कि भैया आप तो बड़े हो गए हो, आप हमारे साथ क्यों खेल रहे हो। तो बच्चे के अंदर एक विशेष प्रकार का मतलब उसको टेंशन हो जाती है, दिमाग के अंदर द्वंद्व हो जाता है, क्योंकि बच्चा 12 से 18 साल का ना समाज में अपनी पहचान चाहता है। वो चाहता है कि घर में भी मेरा वजूद हो, मेरी पहचान हो, बाहर भी मेरी पहचान हो, मेरे अध्यापक, मेरे मित्र मुझे कुछ समझे, मेरे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, जो भी परिवार के सदस्य हैं, वो मेरे को कुछ समझे, मेरी वैल्यू हो घर के अंदर। कोई काम किया जाए ना तो मुझसे पूछा जाए, ऐसे बच्चे के मन में भाव होता है। लेकिन जब उसको ऐसा ना करने दिया जाए ना, तो फिर वो क्या हो जाता है, संभ्रांति, यानी कि कंफ्यूजन, रोल कंफ्यूजन। उसके मन में ये हो जाता है कि मैं इस दुनिया में कुछ हूं या नहीं, मेरी किसी को जरूरत भी है या नहीं, सारा दिन सभी लोग मुझे डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। उसको अपने बारे में कंफ्यूजन हो जाती है। मतलब देखो, सीधी सी बात है कि बच्चा समाज के अंदर अपना वजूद बनाना चाहता है, लेकिन जब बच्चे का समाज में वजूद नहीं बनता, उसको माता पिता महत्व नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसके जो शिक्षक है, उसके जो मित्र है, जब वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रोल कंफ्यूजन में चला जाएगा। बच्चे को अपनी भूमिका संभ्रांति, भूमिका मतलब वो सोचेगा अरे मैं कुछ हूं भी या नहीं, या मतलब मैं वैसे
डांटने फटकारने के लिए पैदा हुआ हूँ कि लोग मुझे डांटे मारे फटकारें, मतलब मैं कुछ हूँ या नहीं। तो इस प्रकार का भाव बच्चे में पैदा हो जाता है। देखो यही बात कह रहा है, किशोर यह जानने की प्राथमिकता होती है कि वह कौन है, किस लिए, अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं। मतलब वो अनेकों कल्पनाएं होती हैं अपने उसके जीवन के बारे में। इसे पहचान की संज्ञा दी गई है। लेकिन जब बच्चा कोई भविष्य का रास्ता ही नहीं चुन पाएगा, क्योंकि उसके माता पिता उसको महत्व नहीं देते, अध्यापक उसको महत्व नहीं देते, आगे आने का वो रास्ता चुन ही नहीं पाएगा, आगे आने का जब वो रास्ता है वो चुन ही नहीं पाएगा, तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार की जो है एक दोष आ जाता है भाई। एक विशेष प्रकार का क्या आ जाता है, दोष आ जाता है। ठीक है। और जब किशोर जो है उसको सही मार्गदर्शन मिल जाए, जब किशोर को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो फिर क्या होगा, उसके अंदर इस तरह का भाव नहीं होगा। वो अपनी भूमिका के बारे में बिल्कुल भी संदेह नहीं करेगा। और एक जो विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति इसके अंदर जो उत्पन्न होगी ना, वो कर्तव्य निष्ठा होगी। वो क्या होगी भी, कर्तव्य निष्ठा होगी। यानी कि अपने कर्तव्यों के प्रति क्या हो जाएगा, बच्चा सजग हो जाएगा। ठीक है ना। कर्तव्य निष्ठा से क्या मतलब है कि किशोर में समाज की जो शिष्टाचार है, जो व्यवहार है, उनके अनुसार काम करने की जो शक्ति है उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। ये शक्ति कौन सी है, मनोसामाजिक। ये कौन सी शक्ति है भाई, मनोसामाजिक शक्ति बालक में उत्पन्न हो जाती है कर्तव्य निष्ठा की। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए। हाँ जी, फिर है हमारा घनिष्ठता बनाम विलग्न यानी कि अलगाव। ठीक है। उसके बाद है हमारा घनिष्ठता बनाम विलग्न या अलगाव, जो कब से कब तक होती है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की। ठीक है ना, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो देखो यह जो अवस्था होती है, ये वो अवस्था होती है जब 18 से 35 साल तक एक व्यक्ति की शादी हो जाती है, वो घर परिवार बसाता है। ठीक है ना। और उसके साथ नई नई रिश्तेदारी जुड़ती है, बहुत से लोग उसके साथ नए मित्र, नए सगे संबंधी जुड़ जाते हैं। तो बच्चा जो अब वो बच्चा तो नहीं रहा, वो युवा हो गया, वो सबके साथ घनिष्ठ होकर रहना चाहता है, मिलजुल कर। वो अपनी सोचता है कि मेरी पत्नी से भी मेरे अच्छे संबंध हो, है ना, हम दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, मेरे बच्चे हैं ना उनके साथ भी मेरी अंडरस्टैंडिंग हो, और जो मेरे इन लॉज हैं या फिर जो मेरे घर वाले हैं या जो हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनके साथ क्या हो, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा मेरी बॉन्डिंग हो। तो वो सबके साथ घनिष्ठ होकर रहना चाहता है भाई, मिलजुल कर रहना चाहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो वो करता है वो दूसरों को पसंद नहीं आता भाई, वो दूसरों के साथ ज्यादा घनिष्ठता नहीं रख पाता। मतलब जो दूसरे लोग हैं उसको डिमोटिव कर देते हैं, या कहते हैं कि आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है, या हो सकता है कि घर के अंदर जो उसका जो उसकी वाइफ है उसको उससे ना बनती हो, या कोई महिला है तो उसके पति से उसकी ना बनती हो, बच्चों के साथ उसकी अनबन हो। तो फिर क्या होता है, जो विलग्न यानी कि अलगाव, वो अलग थलग रहना शुरू कर देता है। अब जब व्यक्ति के साथ जब बुरा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अलग थलग रहना शुरू कर देगा। ठीक है। तो ये देखो क्या कहते हैं, आरंभिक वयस्क अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध, मैंने बताया ना, पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। जब व्यक्ति दूसरों के साथ घनिष्ठ भाव विकसित होता है तो वह दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित ही कर देता है। ठीक है ना, दूसरों के लिए अपने आप को क्या कर देता है, समर्पित कर देता है। ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो फिर वो अलग यानी कि सोशली आइसोलेटेड। अब तो आप कोरोना के बाद आइसोलेटेड शब्द को अच्छी तरह समझते हो। आइसोलेशन होता क्या है, मतलब खुद को वो अलग रखता है, मतलब परेशान सा, दुखी सा, टेंशन में रहता है, चुपचाप रहता है, वो ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि उसका जो दूसरे से वो जो घनिष्ठता कर रहा था ना, वो घनिष्ठता जो है वो दूसरों को पसंद में नहीं आ रही, दूसरे को वो पसंद में नहीं आ रही। ठीक है ना। तो उसके बाद इन दोनों में संघर्ष हो जाता है। लेकिन अगर इन दोनों के ऊपर सफलतापूर्वक समाधान वो कर ले
तो फिर उसके अंदर एक मनोसामाजिक शक्ति भी उत्पन्न होती है जिसको स्नेह का नाम दिया जाता है। स्नेह का मतलब प्यार, समझते हो आप लोग, कि अगर इन दोनों के अंदर वो सफलतापूर्वक समाधान कर ले, ऋणात्मक और धनात्मक के अंदर, तो फिर उसके अंदर एक विशेष प्रकार का स्नेह का भाव उत्पन्न होता है। यानी कि वो अपने पारिवारिक जनों से, अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से, पड़ोसियों से सबसे प्रेम का भाव रखता है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर वो क्या कहता है, अलग थलग ही वो रहने लग जाता है। उसके बाद देखो भाई, अगला है हमारा जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। जन्नात्मकता बनाम स्थिरता, तो जिसको हम जनरेटिविस्ट वर्सेज स्टैग्नेशन बोलते हैं। ठीक है, ये 35 से 65 वर्ष तक होता है। ये कब तक होता है? 35 से 65 वर्ष तक। ये मध्यक वयस्क का अवस्था है, मिडिल अडल्टहुड कहलाती है। तो जन्नात्मकता का क्या मतलब है कि यहाँ पर व्यक्ति अपने समाज के लिए, देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। व्यक्ति ये चाहता है कि जब आगे आने वाली जो पीढ़ी है ना मेरे घर की, वो सुखी रहे, हमारा नाम रोशन करे। क्योंकि 35 से 65 वर्ष का तो यही सोचेगा ना, मेरे बच्चे सुखी रहे, अच्छे सेटलमेंट हो जाए लाइफ के अंदर, इनकी बढ़िया शादी हो जाए। इसको जन्नात्मकता कहा जाता है बच्चों। जब व्यक्ति समाज के बारे में सोचता है, परिवार के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है। अगर कोई व्यक्ति परिवार के बारे में, समाज के बारे में ना सोचे तो फिर उस व्यक्ति का जीना ना जीने का मतलब ही क्या है ना। व्यक्ति के अंदर जन्नात्मकता का भाव होता है, जनरेटिविस्ट होता है व्यक्ति। वो अपने बच्चों को सेटल करने की कोशिश करता है, वो ज्यादा से ज्यादा धन कमाता है ताकि वो बच्चों के लिए ज्यादा धन इकट्ठा करके जाए, बच्चे उससे दुख ना पाए, पीछे से उसकी इज्जत करे, उसका स्नेह प्यार करे उसको बच्चे। ठीक है ना, इस तरह का भाव एक व्यक्ति के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर वो नहीं कर पाता तो उसके अंदर क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। उसके अंदर क्या आ जाती है? भी स्थिरता। कहता है ना कि इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए काम करता है भाई। तो स्थिरता तो लोगों के कल्याण के लिए करता है। लेकिन जब व्यक्ति नहीं कर पाता, उसमें चिंता उत्पन्न नहीं होती, तो उसमें स्थिरता का भाव आ जाता है। जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कई व्यक्ति के लिए, किसको क्या टेंशन है, किसी की टेंशन नहीं है, कोई जिए मरे चाहिए, ऐसे होते हैं ना समाज में व्यक्ति। तो वो स्थिर ही तो होते हैं, और क्या होते हैं, है ना, स्टेग्नेशन ही तो होती है उनके अंदर। ना तो अपने परिवार की चिंता, जिस व्यक्ति को परिवार की नहीं है, उसकी देश की, समाज की क्या होगी, समाज का उसने क्या करना है। जब अपने परिवार की वो चिंता नहीं करेगा तो व्यक्ति क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। लेकिन जब इन दोनों के ऊपर वो सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसको क्या बोलते हैं? देखभाल कहा जाता है। यानी कि अगर वो इनके ऊपर कर लेना तो वो देखभाल करता है फिर सभी की, परिवार की, समाज की, देश की। तो देखभाल की शक्ति उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। चलो जी आगे, अपना लास्ट है अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य। लास्ट कौन सा है? अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य। ठीक है, इसको बोला जाता है ईगो इंट्रीगेटेड वर्सेस डिसअपियर। तो ये 65 वर्ष के बाद का मतलब मृत्यु तक। बाद का मतलब क्या है? मृत्यु तक। अब ये थोड़ा पता है कब मरेगा, तो 65 वर्ष के बाद मृत्यु तक भाई ये इसकी अवस्था मानी जाती है। अहम संपूर्णता क्या होता है? ईगो इंटीग्रिटी क्या होती है? अब व्यक्ति 65 वर्ष में ऐसी अवस्था तक पहुंच जाता है कि वो अपने पीछे वाले पूरे जीवन को सोचता है। अब उसके अंदर मरने का डर खत्म हो जाता है 65 वर्ष के बाद। व्यक्ति के अंदर मरने का डर खत्म हो गया। क्यों? उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी, बच्चों की शादी कर दी, उनको सेटल कर दिया 65 साल तक, इतना तो हो ही जाता है। और उसके वो जो है वो बुजुर्ग की श्रेणी में आ जाता है परिवार के अंदर। फिर वो अपने पिछले जीवन का चिंतन करता है कि मैंने जीवन भर क्या किया, मैंने अपने माता पिता के लिए क्या किया, भाई बहनों के लिए क्या किया, मैंने अपने बच्चों के लिए क्या किया। यानी कि क्या जो मैं करना मुझे चाहिए था वो मैंने किया है क्या? वो अपने आप से आने को खाली तो बैठा होता है, उसके पास काम क्या होता है? रिटायरमेंट हो जाती है। रिटायरमेंट हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब है तो भी रिटायरमेंट है, और जो कोई घर की कोई जॉब है, प्राइवेट धंधा कर रहा है तो भी 65 साल के बाद कौन सा कोई खास काम होता है व्यक्ति से। तो रिटायरमेंट की आयु हो जाती है, खाली बैठा होता है, पीछे की सारी रील दिमाग में चलती है। मैंने जीवन भर क्या किया, क्या नहीं किया, मुझे क्या करना चाहिए था, जो मैंने किया वो कैसा था, और जो मेरे परिवार के लोग, समाज के लोग संतुष्ट है या नहीं है।
ठीक है ना। तो इसे बुढ़ापा कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है, उसने सभी अवस्थाओं की जिम्मेदारी पूरी की है या नहीं। अगर परिणाम धनात्मक हो, यानी कि अगर उसके भीतर से ये आवाज आए कि हाँ मैंने तो सारा जिम्मेदारी कर दी पूरी भाई, अब मैंने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं, तो उसमें संपूर्णता का भाव विकसित हो जाता है। किसका हो जाता है? संपूर्णता का। यानी कि वो सोचता है कि हाँ मैंने तो जो करना था ना जिंदगी में कर दिया भाई, वो बिल्कुल संपूर्ण मतलब खुद को फील करता है, ठीक है ना, संपूर्ण फील करता है। और अगर परिणाम ऋणात्मक आता है तो निराशय, तो उसके अंदर निराशय, निराशय का मतलब क्या होता है? निराशा, उसके अंदर निराशा का भाव विकसित हो जाता है। फिर वो ये सोचता है कि तेरी जिंदगी नहीं खाली गई बेकार, तूने कुछ नहीं किया लाइफ के अंदर, ना अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाया, ना अपनी पत्नी के लिए, ना माता पिता के लिए, ना भाई बहनों के लिए। अगर उसके अंदर ये भाव उत्पन्न हो गया तो वो निराश हो जाता है, जीवन से गुमसुम उदास रहता है, और उसका पल पल मृत्यु की वेट करते हुए बीतता है भाई, ठीक है। तो ये 8 अवस्थाएं जो हैं वो बताई थी किसने? 8 अवस्थाएं बताई थी एरिक एरिक्सन जी ने। और ये आपका 16 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन बनेगा भाई। आपसे पूछा जाएगा एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इसी जो 8 अवस्थाएं है ना, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। मैंने आपको कुछ इसके अंदर जो बताया वो आपको सारा ही लिख कर आना है। पहले इनके बारे में लिखिएगा, इनका सिद्धांत जो है वो सबसे अलग क्यों है, 8 अवस्थाओं का वर्णन है। नव फ्राइडवादी माने जाते हैं क्योंकि सिगमंड फ्राइड के विचारों से बहुत ज़्यादा सहमत थे। इनकी पुस्तक का समय 1950 मानकर चलिए। 1950 में बाल्यकाल और समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनकी बुक आई थी, और इसके अंदर इन्होंने इस सिद्धांत का विस्तार से क्या किया था? वर्णन किया था। क्लियर है क्या? और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से एरिक एरिक्सन जी का। और अगर ये प्रश्न 4 नंबर में आ जाए तो आप इन 8 अवस्थाओं को थोड़ा शॉर्ट में काट के लिख देना। यानी कि एक आपने नाम लिखा अवस्था का और उसके बारे में 3-3, 4-4, 2-2, 3-3 लाइन लिख देना, बस इतना इनफ है 4 नंबर के लिए। और अगर ये आपका 16 नंबर में आएगा ना तो आप थोड़ी सी डिटेल लिखते जाइएगा कि वो समाज के बारे में ये सोचता है, परिवार के बारे में ये सोचता है, ये वो। देखो बीएड है क्या, आपकी क्रिएटिविटी तो देखनी है कि आप कैसा लिख सकते हो। यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट है बच्चों जो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। बाकी जब आप पेपर देने बैठोगे, पेन आपके हाथ में होगा, आपकी आंसर शीट सामने होगी, क्वेश्चन पेपर होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बढ़िया लिखते हो। लेकिन एरिक एरिक्सन जी कौन थे, इन्होंने क्या किया था, क्या क्या बताया, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप इस क्वेश्चन को 4 नंबर का बना लो और चाहे 8 नंबर का बना लो, ये आपकी मर्जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 4 नंबर का बनाओगे थोड़ा काट देना, थोड़ा थोड़ा लिख देना, 2-2, 3-3 लाइन। 16 नंबर का बनाओगे तो राम कहानी बड़ी कर देना, और क्या है, ठीक है। तो कल हम वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है ना, हेरेडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर बात करेंगे, जो आपकी इस पहली यूनिट का लास्ट क्वेश्चन होगा। कल 4 मैंने करवा दिए, कल एक 5वां और करवा दूंगी, आपकी पहली यूनिट खत्म। बस इन 5 में से आपके 2 प्रश्न आ जाएंगे, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए जी, तो अब मिलते हैं कल। आप सभी